Hello, today we will study about chemical bonding. I will teach all the aspects of chemical bondings, why chemical bonding is important in chemistry. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग की आवश्यकता क्यों है केमिस्ट्री में, और केमिकल बॉन्डिंग किसके किसके बीच में होता है। तो सबसे पहले हमको यह जानना होगा, हम लोग केमिस्ट्री में जानते हैं कि एलिमेंट्स, दूसरा हम लोग केमिस्ट्री में जानते हैं कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का जो यूनिट है उसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। एलिमेंट्स का जो यूनिट है उसको हम लोग एटम बोलते हैं। तो बहुत सारे एटम्स मिल करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं। हो सकता है कि दो सिमिलर एटम्स मिल करके मॉलिक्यूल बनाते हो, दो डिफरेंट एटम्स मिल करके मॉलिक्यूल बनाते हो। तो इस प्रकार हम देख लें कंपाउंड का जो यूनिट है मॉलिक्यूल है। तो यह मिल के एकजुट कैसे रहते हैं, इनके बीच में एक बॉन्डिंग होता है जिसको कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के नाम से रिकॉग्नाइज करते हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग यह पहले जान लेते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग इज ए टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स। यह जो है सो उसका डेफिनेशन होता है कि एक प्रकार का अट्रैक्शन होता है। और हम लोग जब केमिस्ट्री में देखेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग कितने प्रकार का होता है, तो वह 3 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, जिसको कि हम लोग आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। दूसरा जो होता है वह होता है कोवैलेंट बॉन्ड, और थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड को आज हम लोग देखेंगे। आयोनिक बॉन्ड, सपोज कीजिए कि दो एटम्स है, एक ए एटम्स हो गया, एक बी एटम्स हो गया, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना। बॉन्ड क्यों आवश्यक है? बॉन्ड इसलिए आवश्यक है कि कोई भी एलिमेंट्स अगर नोबल मेटल्स को या नोबल गैसेस को अगर छोड़ देते हैं तो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, उसका एग्जिस्टेंस अकेले नहीं होता है। इसलिए आपस में बॉन्डिंग बनाने की आवश्यकता होती है, जिसको कि हम लोग आगे देखेंगे। तो ए एक एटम है, बी एक एटम है, दोनों के बीच में जो बॉन्ड है इसको हम लोग बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। अब हम लोग आते हैं कि आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग को यह जानना होगा, एक आता है हम लोग का ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल कहता है कि कोई भी एलिमेंट हो या मॉलिक्यूल हो, तो वह जो है सो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करता है या गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करता है तो लूज करके वह नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी ऑक्टेट प्राप्त करता है, या गेन करके ऑक्टेट प्राप्त करता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझेंगे, जैसे हो गया सोडियम। सोडियम का केमिकल सिंबल होता है Na, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे वन। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर 8 है, यानी कि ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। यह हो गया आपका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कैपेसिटी होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने का। सेकेंड ऑर्बिट का कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स का, और थर्ड ऑर्बिट का कैपेसिटी sp और dp होता है। ठीक है, तो p में 6 होता है और d में 10 होता है, और यहाँ पे 2 होता है, यानी कि 18 होता है टोटल। तो अब यहाँ पर ऑक्टेट इसका पूरा नहीं है, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है सो बाहरी कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन अकेले है, और अकेले है तो या तो यह इलेक्ट्रॉन चला जाएगा या इसमें और
यहाँ पर जो है सो 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ नहीं सकता है, एक इसका जा सकता है बाहर का। तो इसलिए क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन यह लूज कर देता है, -1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, और लूज करता है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है वो। अब जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप देखेंगे सोडियम प्लस का, Na+ का, तो हो जाएगा आपका 1s2 2s2 P6। अब यहाँ पर देखेंगे कि 8 पूरा कर लिया, 2 + 6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन से इसके पास आ गया, मतलब यह ऑक्टेट पूरा कर लिया, तो ये ऑक्टेट रूल है। अब अगर हम लोग देखेंगे क्लोरीन के केस में, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 P6 3s2 P5, यानी कि P जो ऑर्बिटल है, P ऑर्बिटल को कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने का, और यहाँ पे क्या है 1 इलेक्ट्रॉन खाली है। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर यह ले लेगा तो इसका 5 2 7 और 1 8 ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लोरीन क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन को कहीं बाहर से किसी से जो लूज करता है उसे ले लेता है, उसके बाद क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 1 ले लिया तो निगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो 1s2 2s2 P6 3s2 और P6 हो गया। 5 यहाँ था, 1 ले लिया तो 6 हो गया पूरा इसका। अब यहाँ देखेंगे 2 + 6 यानी कि ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो गए, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया यानी कि ये स्टेबिलिटी गेन कर लिया। तो क्या हो गया, क्लोरीन आयन स्टेबिलिटी गेन कर लिया, यहाँ पर सोडियम आयन स्टेबिलिटी गेन कर लिया। तो सोडियम क्या हो गया, एक कैटियन हो गया, पॉजिटिव आयन को कैटियन बोला जाता है, नेगेटिव आयन को एनियन बोला जाता है। अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो गया, चार्ज हो गया, और इसके पास नेगेटिव चार्ज हो गया, इरेज चार्ज हो गया। तो ये जो कैटियन बन गया, यह जो एनियन है, ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Na+ पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन होगा, यह जो है सो क्या कहलाएगा, आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि यह 2 आयन के बीच में, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम लोग बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। अब सवाल आता है, एक चीज जानेंगे, इसे आयोनिक बॉन्ड पे ही इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड में क्या है कि यानी किसी के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया जा रहा है, किसी के द्वारा इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है, और उसके बाद जिसके द्वारा लूज किया जा रहा है उसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, और जो गेन करेगा वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। और फिर जब कैटियन और एनियन बन जाएंगे तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और उसके चलते बॉन्ड बन जाएगा, दोनों क्या करेंगे, NaCl मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे हम लोग, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब हम लोग एक चीज जान लेते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में जितने भी आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जैसे सोडियम के केस में मैग्नीशियम को देखते हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट में क्या 2s2 P6 सेकंड ऑर्बिट, और थर्ड ऑर्बिट पे क्या 3s2। तो अब यहाँ क्या दिख रहा है, अब यह दिख रहा है कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बाहरी कक्षा में जो इसका 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कहलाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसी को बोलेंगे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का क्या काम होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ही काम होता है बॉन्ड बनाना, चाहे वह आयोनिक बॉन्ड हो या वह कोवैलेंट बॉन्ड हो या कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है, सभी बॉन्ड जो है किसके द्वारा बनता है, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं उनके द्वारा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग यहाँ क्या देंगे, मैग्नीशियम में देखेंगे। अब इसका क्या है, अब इसको देखिए, इसका P खाली है, इसका D भी खाली है, यानी कि P जो इसका ऑर्बिटल है वो खाली है, D ऑर्बिटल खाली है,
तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, अनकम्प्लीट है। अब 2 है इसके पास, तो 6 जो है से कोई देगा तब इसका पूरा होगा, या तो 2 ही किसी को दे देगा तो पूरा होगा। तो ज़्यादा इजी क्या है कि यह 2 जो है से किसी को दे दे, तो 2 देगा तो क्या हो जाएगा, इस पर 2 देगा तो डबल चार्ज आ जाएगा, इस पर प्लस चार्ज। हम लोग एक नोटेशन के रूप में लिखते हैं, यानी कि 2 प्लस का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गया है। तो अब 2 इसका बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, इतना बचेगा। फिर यहाँ इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यानी कि मैग्नीशियम 2+ जो आयन हो गया, मैग्नीशियम 2+, वो क्या हो गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया, लेकिन इसके पास क्या हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगर पॉजिटिव चार्ज इसके पास है तो कहीं भी अगर नेगेटिव चार्ज वाला एनियन के संपर्क में ये आएगा, आयन के संपर्क में आएगा, तो वह इसके द्वारा अट्रैक्ट होगा और वहाँ एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे हम लोग देखेंगे आगे। मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन 1s2 2s2 p6 3s2। बाहरी कक्षा में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा ये, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम 2+, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको प्लस। अब इसका क्या हो गया, 1s2 2s2 p6। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और कौन सा आयन बन गया, मैग्नीशियम 2+ आयन बन गया। अब देखें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 फिर कितना 2p6। सॉरी 2p4 8। अब इसके पास क्या है, देखिए p जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई दे देगा इसको तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। 2 और प्लस 4 6 है, 2 दे देगा कोई तो 2 पूरा हो जाएगा इसको। तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये ले लेगा और लेकर के क्या बना लेगा, ऑक्सीजन 2-, 2 को नेगेटिव चार्ज हो गया, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ऑक्सीजन माइनस, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए है। तो अब यहाँ पे क्या देखें, 1s2 2s2 p6 हो गया, 2 और 6 हो गया क्या 8 हो गया, यानी कि इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। यह जो है नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया। अब क्या होगा, मैग्नीशियम 2+ और ऑक्सीजन 2-, दोनों क्या करेगा, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, आयोनिक बॉन्ड। तो ये हमारा बॉन्ड बन गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है, या आउटर मोस्ट सेल विच टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कोशल्स फैक्ट्स क्या है और आयोनिक बॉन्ड जो हम लोग बना रहे हैं, कोशल्स फैक्ट्स इन केमिकल बॉन्डिंग कहता है कि पीरियडिक टेबल में जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं जिनको कि हैलोजन एटम्स बोला जाता है, वह पीरियडिक टेबल का राइट साइड में उनको रखा गया है, और जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है जिनको कि अल्कली मेटल्स बोला जाता है वो फर्स्ट ग्रुप में है। जैसे कि अल्कली मेटल्स आप देखेंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम।
ये हो गए फर्स्ट ग्रुप का हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं अल्काली मेटल्स। उसके बाद आपको जो दूसरा ग्रुप हो गया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वो हो गया क्या, मैग्नीशियम, उसके बाद आपको पीरियड के राइट साइड में मिलेगा बोरान, अल्युमिनियम, गैलियम, क्लोरीन, क्लोरीन इसको हाइड्रोजन, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन एटम्स। जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एक्टिनियम। और यहाँ जो नोबेल गैस वाले हो गए वो हो गया हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, बेरियम, रेडियम। ये हो गए नोबेल गैस एटम्स, इसको बोलते हैं। ये हाइड्रोजन एटम्स हो गया। इधर जो है सो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को रखा गया है। तो क्वेश्चन फैक्ट कहता है इधर रखा गया है पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को, उधर रखा गया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को। जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तैयार बना रहे हैं तो हमको दिख भी रहा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का मतलब कि जो जल्दी से जल्दी पॉजिटिव हो जाए, यानी पॉजिटिव चार्ज रिक्वायर कर ले। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब जो जल्दी से जल्दी निगेटिव चार्ज को रिक्वायर कर ले। यानी निगेटिव चार्ज रिक्वायर कब करेगा, जब उसके पास जो कमी है इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो उसको वह रिसीव कर लेगा। और यह क्या करेगा, इसका बाहरी ऑर्बिट में चूंकि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है तो यह जो है सो उसको लूज कर देगा, लूज करके पॉजिटिव चार्ज रिक्वायर कर लेगा। तो इसलिए इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो ये हो गया क्वेश्चन फैक्ट। दूसरा हो गया कि एनियंस फॉर्मेशन या कैटियन का जो फॉर्मेशन हो रहा है तो वह इलेक्ट्रॉन का गेन करने से और लूज करने से फॉर्मेशन हो रहा है। कैटियंस कैसे बन रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, कैटियंस में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, कैटियंस तब बन रहा है जब इलेक्ट्रॉन्स को वह एलिमेंट लूज कर रहा है, वह एटम लूज कर रहा है। एनियंस तब बन रहा है जब वह इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर कर रहा है। और एनियंस और कैटियंस जब तैयार हो रहे हैं, जब बन जा रहे हैं, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, बॉन्डिंग बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब बॉन्ड्स बनने का भी अलग अलग तरीका है। जैसे कि अगर कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है कि अगर सोडियम प्लस अगर आप देखेंगे क्लोरीन, यहाँ क्या हो रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन को इसमें दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन को इसमें दे दिया, क्लोरीन को दे दिया, तो दिया तो ये पॉजिटिव हो गया, क्लोरीन लिया तो नेगेटिव हो गया। ये दोनों के बीच में जहाँ से बॉन्डिंग हुआ, तो यह जो आयोनिक बॉन्ड कब क्या हुआ, यहाँ पर है कि इसका जो एक्सटर्नल जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली चला गया, यानी कंप्लीट ट्रांसफर के माध्यम से बनता है। और यहाँ पर क्या होता है, आयोनिक चार्ज एक्वायर कर लेता है और बीच में जो अट्रैक्शन होता है, इससे जो बनने वाला बॉन्ड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड।
प्रकार से यह हो गया आयोनिक बॉन्ड। कंडीशन क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग। सबसे जरूरी है कि एग्जाम्स में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या किसी भी तरह के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं जो इसका कंडीशंस क्या होता है। तो जैसे कि देखेंगे सोडियम, सोडियम में क्या है 1s2 2s2 p 6 3s1, यानी कि बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। यह इलेक्ट्रॉन जो है सो यह जो इलेक्ट्रॉन है इसको हटाना है। तो यह इलेक्ट्रॉन को अगर फ्लाई कराना है तो उसमें क्या होगा, हमको इसको एनर्जी देना होगा, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल पाएंगे, यानी कि हमको एक्सटर्नल एनर्जी देना होगा। तो जो एनर्जी इसको हम देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको निकालना है तो पहले हमको कम एनर्जी देना होगा, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ से फिर निकालना है इलेक्ट्रॉन को तो फिर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी देना होगा, जो इसके अपेक्षा करे हमको अधिक एनर्जी लगाना होगा निकालने के लिए, क्योंकि यह सेकेंड इनर मोस्ट ऑर्बिट में है। तो क्या होगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हमको निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही निकल रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल बॉन्डिंग, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी मस्ट बी लो, यानी कि कम से कम एनर्जी देंगे तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए और कैटियन बन जाए। ठीक है, जिसको कि धनात्मक बोलते हैं कि पॉजिटिव